वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 12th स्टैंडर्ड हिंदी सब्जेक्ट हिंदी और जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि 12th स्टैंडर्ड के जो कुछ बुक्स जो है या सिलेबस चेंज हुए हैं, तो हिंदी का भी जो है ये न्यू सिलेबस है। और इसमें न्यू सिलेबस में मैंने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 9 ये चैप्टर्स अपलोड किए हैं न्यू सिलेबस के। तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके वो चैप्टर्स के स्टडी कर सकते हैं। एग्जाम्स नज़दीक है, एग्जाम्स अभी आपके शुरू होने वाले हैं, तो आप स्टडी कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 है ये। सो इसका चैप्टर नंबर 7 का ये फर्स्ट वीडियो है। तो जैसे मैंने कहा, इससे पहले के 6 चैप्टर्स के मैंने वीडियो डाले हैं और 9 चैप्टर का भी डाला है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साठोतरी कविता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और दुष्यंत कुमार इसके जो है कवि हैं। हिंदी में साठोतरी कविता का आरंभ 1960, तो 1960 के लिए 60 है, तो इसीलिए साठोतरी कविता कहा गया है। इस युग की कविताओं की प्रमुख प्रवृत्तियां अपने बीज रूप में नई कविताओं में विद्वान थी, यानी कि यहाँ से नई कविता की शुरुआत हुई। असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह का जो स्वरूप नई कविता में थोड़ा मंद था। यानी कि अगर हम 1947 में देखते हैं, जब हमारा देश आजाद हो रहा था, तो जो है असंतोष की भावना की कविता, अस्वीकृति की कविताएं, विद्रोह की कविताएं बहुत ही ज्यादा लिखी जा रही थी, लेकिन इसमें वो कम हो गई, मंद हो गई। वह सन 60 के बाद की कविताओं में बहुत स्पष्टता से उभरा और इतने तीखे व्यंग और विद्रोह का रूप धारण कर लिया। यानी कि जो है यहाँ पर व्यंग्यात्मक कविताएं, यानी कि जो है व्यंग और विद्रोह की कविताएं लिखी जाने लगी। इस धारा के कवियों ने नई कविता की कल्पगत रूढ़ियों को अस्वीकार करके कविता को पुनः जीवन के साथ जोड़ दिया। तो अगर हम देखते हैं कि उन्होंने जो सामाजिक जो जीवन है उनके बारे में कविता उन्होंने लिखनी शुरू कर दी। छोटी छोटी मामूली बातों की ओर झुकाव और उसकी अभिव्यक्ति इस कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। यानी कि हमारे जो दैनिक जीवन है, हर दिन के डेली लाइफ की जो छोटी छोटी बातें हैं, उससे रिलेट करके उन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया। ये कविताएं रोजमर्रा की जिंदगी की अनुभूतियों को बड़ी सहजता से अभिव्यक्त करती थी। यानी कि हमारे डेली लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस है, हमारी अनुभूतियां हैं, उनको बहुत ही सुंदर तरीके से वो जो है अभिव्यक्त करती थी, यानी कि दिखाती थी। इस धारा के कवियों में एक और व्यक्तिगत पीड़ा को और स्थिति की विषमताओं को व्यक्त करने वाले कवि हैं। यानी कि व्यक्तिगत पीड़ा, यानी हम खुद जब स्ट्रगल में होते हैं, वो और जो सिचुएशंस के कारण जो प्रॉब्लम्स आती है, स्थिति की विषमता, यानी कि अगर हम जिस सिचुएशन में हैं और जिसके कारण हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो दिखाने वाले कवि है। तो दूसरी ओर स्थिति की विषमताओं के विरुद्ध विद्रोह और आक्रोश व्यक्त करने वाले कवि भी हैं। तो दोनों यहाँ पर हमें नजर आते हैं। नई कविता के युग में नवगीत का जो दौर चला, उसे 60 के बाद की कविताओं में भी प्रतिष्ठा मिली। यानी कि जो नए गीत कविताएं लिखी गई, वो 1960 के बाद भी वो उन्हें उसी तरीके से जो है सराहा गया या प्रतिष्ठा मिली, जिसे लिखा है यहाँ पर। इस दौर के कवि गजलकार भी थे, यानी कि गजलें लिखा करते थे। इनमें दुष्यंत कुमार प्रमुख थे, उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इसमें। इन कवियों की कविताओं की भाषा में बातचीत की सहजता थी। जैसे मैंने कहा कि वो डेली लाइफ से रिलेटेड बातें करते थे, तो उनकी बातों में जो है सहजता थी, यानी कि एकदम साधारण तरीके से वो बात करते थे। इस पाठ में साठोतरी कविता के 2 प्रमुख कवि हैं, दुष्यंत कुमार और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं उनकी कविताओं को। सबसे पहले हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में पढ़ते हैं। हमारे प्राचीन साहित्य में, यानी कि हम शुरुआत के जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, उनमें देखते हैं तो देवताओं, दानवों और एवं मानव चरित्रों के साथ साथ पशु पक्षियों का भी खूब चित्रण मिलता है। यानी कि हमें वो भी नजर आते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, पंचतंत्र की कथाओं में आदि में भी विभिन्न पशु पक्षियों के बहाने ना कोई संदेश देने का उद्देश्य रचनाकार कर रहा है। यानी कि जैसे हम पिछले शुरुआत के कुछ जो जैसे बताया रामायण महाभारत देखते हैं, तो वहाँ पशु पक्षियों को भी दर्शाया जाता था, दिखाया जाता था और कुछ उनके द्वारा संदेश दिया जाता था।
मनुष्यों से भी भिन्न प्राणियों को कथा का हिस्सा बनाकर रचनाकार ने मनुष्य समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया है। यानी इंसानों को तो शामिल किया है, लेकिन प्राणियों को भी और शामिल करके कुछ तो आदर्श दिखाया है यहाँ पे। मनुष्य की संवेदनाओं में विस्तार करने का प्रयास किया, यानी उनकी फीलिंग्स को बहुत डिटेल में दिखाने का कोशिश की गई है। आज भी ऐसे प्रयोग जारी हैं। हाँ, अभिव्यक्ति का ढंग थोड़ा बदल गया है, परिवर्तन हुआ है। हमारे परिवेश में विषय भी बदल रहे हैं, यानी हमारे आसपास में देख रहे हैं जो है सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं, विषय बदल रहे हैं। अभिव्यक्ति के नए ढंग और भावबोध से परिचित कराने के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता भेड़िया का पाठ प्रस्तुत है। तो यहाँ पर एक भेड़िया पाठ उन्होंने कविता लिखी है जो कि मनुष्यों के भावनाओं को चित्रित करती है, दिखाती है। सबसे पहले आइए हम इस कविता का आनंद लें। भेड़िया घुर्राता है, गुर्राता है, तुम मशाल जलाओ, उसमें और तुम में यही बुनियादी फर्क है। भेड़िया मशाल नहीं जला सकता, अब तुम मशाल उठा, भेड़िए के करीब जाओ, भेड़िया भागेगा। करोड़ों हाथ में मशाल लेकर एक एक झाड़ी की ओर बढ़ो, सब भेड़िए भागेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने इस कविता के माध्यम से उसे सेकंड पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं। फिर उन्होंने जंगल के बाहर निकल बर्फ में छोड़ दो, भूखे भेड़िया आपस में घुर्राएंगे, एक दूसरे को चीड़ खाएंगे, भेड़िया मर चुके होंगे और तुम ओके। तो हम हाँ, तो यहाँ पर लिखा है, यह कविता हिंसक, रोषक, दमनकारी ताकतों के विरुद्ध आम आदमी को संगठित करने का संदेश है। यानी कि जो देश में, हमारे देश में हिंसा फैला रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, जो है करप्शन कर रहे हैं, उन ताकतों के विरुद्ध जो आम जो जनता है, जो आम लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उनको एक साथ में लेके आने के लिए ये संदेश दिया गया है। प्रस्तुत अंश में वास्तविक मनुष्य एवं मनुष्य के भेष में भेड़िए के बीच अंतर किया गया है। यानी कि कुछ लोग दिखते तो जो है बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो भेड़िए होते हैं, यानी कि नाश करने वाले होते हैं। और भेड़िए के विरुद्ध अब आम जन को संगठित होने के लिए कहा गया, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो भेड़िया समान है, जो नाश करता है लोगों को, तो उसके विरुद्ध में साधारण लोगों को एक साथ में आके आवाज उठाना है, उनको इस जो है उनके खिलाफ बोलना है। कविता के पहले अंश का भाव समझने के लिए उसे फिर से हम पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो हम हम उसकी व्याख्या देख लेते हैं। कविता के इस अंश को पढ़ने के बाद आप इतना तो समझ गए होंगे कि कविता द्वारा भेड़िए की हिंसक क्रूरता के विरुद्ध इंसानों को एकजुट होकर मशाल जलाने की बात कही गई है। जैसे आप जानते हैं कि आग जलाने की कला इंसानों ने सदियों पहले सीख ली थी। पशु आज भी आग नहीं जला सकते, बल्कि वो आग से डरते हैं। कवि ने इसलिए हिंसक भेड़ियों के विरुद्ध मशाल जलाने की बात कही है। कविता में भेड़िए शब्द का प्रयोग एक प्रतीकात्मक है, चिन्ह के रूप में किया गया है। भेड़िया उस वर्ग का प्रतीक है जो अपनी हिंसा, क्रूरता, लालच से व्यापक जन समुदाय को डराकर उनके अधिकारों को छीन लेता है। हम देखते हैं कि कई लोग क्या है, जोर जबरदस्ती से कमजोर व्यक्तियों के अधिकारों को छीन लेते हैं। ये कविता सामान्य जन को भेड़िए जैसे हिंसक, क्रूर, लालची लोगों से लड़ने का साहस जगाने का काम करती है। ये आप जानते होंगे कि भेड़िया एक जंगली जानवर है। यह हिंसा और क्रूर पशु है। हिंसक और क्रूर पाशवी प्रवृत्ति है, यानी कि बुरी प्रवृत्ति है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वह घुर्राता है। जैसे कि वह हम संकेत कर चुके हैं कि यहाँ भेड़िया केवल एक पशु नहीं है, एक प्रतीक भी है। दमन, शोषण, अन्याय, अत्याचार जैसे जन विरोधी कार्यों में लिप्त लोगों का इसका केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि किसी भी तरह वर्चस्व कायम करें, यानी अपना जो है अपना जो है राज्य स्थापित करे, स्वार्थ की पूर्ति होती रहे। कविता की दूसरी पंक्ति में कवि ने तुम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। तुम वह जन सामान्य है जो सदियों से शोषित और अन्याय का शिकार है, पीड़ित है।
उपेक्षित और शोषित जीवन जीने के लिए विवश है। यानी कि साधारण लोग हमेशा से जो है शिकार होते आए हैं, पीड़ित होते आए हैं, उपेक्षित होते आए हैं, उनको कोई सम्मान नहीं मिलता है, उनका शोषण किया जाता है। तो ऐसे लोगों को वो विवश होते हैं, परेशान होते हैं। तो इन्हीं मामूली लोगों से मशाल जलाने का आग्रह किया है, रिक्वेस्ट किया है कवि ने। यहाँ मशाल भी प्रतीकात्मक है। भेड़िया और मशाल दोनों यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में लिए गए हैं। संगठित होने की चेतना को जागृत किया, यानी कि एक साथ होने के लिए उन्हें जो है जागृत किया गया है, बोला गया है। शक्ति सामान्य जन के पास होती है, ना कि अत्याचारी, शोषक और दमनकारी सत्ता के पास होती है। यानी कि जो सामान्य जनता है, साधारण जनता है, उनके पास में एक शक्ति होती है, लेकिन अत्याचारी जो अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, उनके पास जो है नहीं होती। इसीलिए कवि ने पाशविकता और मानवीयता में बुनियादी फर्क को रेखांकित करते हुए कहा है, तुम मशाल जला सकते हो, जबकि भेड़िया इस आग से डरता है। इसी अंश की अगली पंक्ति में कवि ने मशाल उठाकर भेड़िए के सामने जाने की बात कही है। सदियों से जिसने सामान्य जन को डराकर अपनी सत्ता बनाए रखी है, आज वो अपने सामने विरोध की मशाल देखकर भयभीत है। कवि का दृढ़ विश्वास है कि मशाल देखते ही भेड़िया भाग खड़ा होगा और संगठित शक्ति का सामना करना किसी भी क्रूर अमानवीय सत्ता के लिए एक चुनौती होती है। कवि का जनशक्ति में दृढ़ विश्वास है, इसीलिए वह निश्चय पूर्वक कहता है भेड़िया भागेगा। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हम सभी को अन्याय के खिलाफ एकत्रित होकर उन्हें भगाना है, उन्हें उनका जो राज्य है उसको हटाना है। ओके, आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। दूसरा अंश देखते हैं। कवि के प्रस्तुत अंश में जनता को संगठित होकर एकत्रित होकर आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। यह जनता अपनी सामूहिक ताकत से, यानी ग्रुप की ताकत से भेड़िए को इतना पीछे ढकेल देती है कि वे भूख से व्याकुल होकर आपस में एक दूसरे का विनाश करने लगते हैं और जनता की जीत होती है। ओके, आपने कविता के इस अंश का वाचन करते समय ध्यान दिया होगा कि कविता के पहले अंश में भेड़िया एक वाचन में था, लेकिन दूसरे अंश में भेड़िए शब्द का प्रयोग बहुवाचन में हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है समझते हैं। अपने निजी हितों के लिए समाज का शोषण और दमन करने वाला कोई एक ही नहीं होता, बल्कि बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसे लोगों को कवि ने भेड़िए कहा है। आप जानते हैं कि भेड़िए जंगल की झाड़ियों में रहते हैं। ये झाड़ियां उनके किले हैं, वे यहाँ अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। कवि का आग्रह है कि करोड़ों हाथ में मशाल थामकर इन झाड़ियों की ओर बढ़ने से ही ये भेड़िए जो है भागेंगे। कवि का विश्वास है कि करोड़ों की संख्या में आम जनता ही यह कार्य कर सकती, इसी से शोषण समाप्त हो सकता है, अन्याय समाप्त हो सकता है, आम जनता के जीवन में परिवर्तन होगा। लेकिन ऐसे नहीं कि इससे समाज सदा के लिए इनसे मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ये अन्यायी, शोषक और उत्पीड़क लोग कहीं दूसरे लोग से नहीं आते, बल्कि हमारे बीच से ही कुछ लोग भेड़िए बनकर सामने आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में आम जनता को भेड़िए के विरुद्ध बार बार सक्रिय होना पड़ेगा। यही कहीं किसी झाड़ी में, माद में, किले में, और आगे हम देखते हैं महल में या हमारे आसपास कोई भेड़िया छिपा ना रह जाए, इसकी पहचान जरूरी है। कवि का ऐसा दृढ़ विश्वास है। करोड़ों लोगों के मशाल उठा लेने से मानवीय विरोध शक्तियां भागेंगी। जब वे भागने लगेंगी तो मशालधारी तब तक उनका पीछा करें जब तक कि जंगल की सीमाएं समाप्त ना हो जाएं, बर्फीले स्थान ना मिल जाएं, तमाम झाड़ियों से निकल को नोच डाले। तो यहाँ पर शोषक की हत्या में लिपट जाएंगे। इस तरह से शोषकों के कुल का विनाश हो जाएगा, दमनकारी ताकतों का अंत हो जाएगा और तुम से कवि का स्वप्न साकार होगा। कवि मानवीय और सामूहिक चेतना की जीत होने वाली है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा उसमें यह प्रसिद्ध होगा कि शोषित और पीड़ित जनता ने अत्याचारी सत्ता को समाप्त करने
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, बहुत ही सुंदर है ये। आप इसे स्टडी कीजिए और एग्जाम में लिखिए। यहाँ पे कवि ने बहुत सुंदर तरीके से भेड़िए और जो है समान जनता की ताकत को दिखाया है। थैंक यू।